बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। तो क्वेश्चन तो आपको समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कॉइन को हम 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, 5 बार टॉस किया जा रहा है। तो बताइए कि कम से कम नहीं गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जरा सोचो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप नॉर्मल मेथड्स का यूज़ करो तो हमें क्या करना होगा कि जैसे सोचो एक कॉइन को हम 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो 5 बार टॉस करेंगे तो हो सकता है कि किसी एक भी कॉइन में हेड ना आए, हो सकता है किसी कोई 2 कॉइन में हेड आए, हो सकता है किसी 3 कॉइन में हेड आए, हो सकता है किसी 4 कॉइन में हेड आ जाए, हो सकता है कि 5 कॉइन में हेड आ जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने का हम लोग यहाँ ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको पहले समझते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कब, जब कोई एक्सपेरिमेंट में किसी एक्सपेरिमेंट को हम n टाइम रिपीट करें, ये किसी ध्यान सुनिएगा, जब किसी एक्सपेरिमेंट को हम n टाइम रिपीट करते हैं उसमें से r आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, तो उस केस में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला यूज करोगे। ये है क्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा P ऑफ x इक्वल टू r इक्वल टू होता है बच्चों NCr इंटू P टू द पावर r इंटू Q टू द पावर n माइनस r, वेयर अभी फार्मूला समझ लो P प्लस Q इक्वल टू 1। इसका मतलब समझाते हैं बच्चों। यहाँ पे n क्या है, n जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम एक कॉइन को 5 बार उछाल रहे हैं, यानी n की वैल्यू यहाँ 5 है। जी हाँ, r क्या है बच्चों, r क्या होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जो चीज आने की उसकी संख्या होती है। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 3 है, तो NCr में n पता चला, r पता चल गया इस फॉर्मूले में। बच्चों p क्या होता है, p को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द इवेंट। PROBA इसमें पता ही आप लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द इवेंट जिसके लिए पूछा जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछ रहा है पहले समझो। हमें निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। तो याद रखिएगा ये हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गेटिंग हेड, लेकिन सिर्फ एक कॉइन के लिए निकालेंगे। ध्यान समझिएगा, हम एक सिक्के को 5 बार उछाल रहे हैं, तो P और Q कैसे आएगा। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फॉर सिंगल कॉइन। तो सिंगल कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ये बताओ जब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड। देखो अगर P प्लस Q 1 है, Q इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस P होगा। तो हम कह सकते हैं P और Q बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो P का मतलब होगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द इवेंट, और Q का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग द इवेंट, जिसके लिए पूछा जा रहा है। तो P भी 1/2 होगी और Q की वैल्यू 1 माइनस 1/2 होगी। कैसे जाना 1 माइनस 1/2, क्योंकि अगर P पता है Q कैसे निकालोगे 1 माइनस P से, तो 1 माइनस 1/2 आल्सो गिव्स 1/2। तो इस फार्मूले का यूज करके बच्चों हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए फार्मूला याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। क्या होता है फार्मूला, P ऑफ x इक्वल टू r इक्वल टू होगा NCr इंटू P टू द पावर r इंटू Q टू द पावर n माइनस r। जैसे इस क्वेश्चन के लिए बच्चों पहले देखो n की वैल्यू क्या है 5 टाइम्स यानी 5 है, r की वैल्यू 3 है, स्मॉल p की वैल्यू क्या होती है, मैं लिख रहा हूँ गेटिंग हेड, हर 1 कॉइन की बात कर रहा है, एक सिक्के की बात हो रही है, 1/2 होती है। Q क्या होगा 1 माइनस P होगा, अर्थात 1 माइनस 1/2, Q क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, इसको हम लिखेंगे P ऑफ x इक्वल टू 3। तो बच्चों 5C3 हो जाएगा, NCr 5C3 इंटू P टू द पावर r। P हमारा 1/2 होल पावर r, r की जगह बच्चों हम 3 रखेंगे ना, देखो यही 3 है, मैं लिखना भूल गए थे, इंटू Q भी हमारा 1/2 है, 5 माइनस 3 है अर्थात 2 हो जाएगा।
5C3 को अलग से सिंप्लीफाई करो, चाहे क्वेश्चन में करो, क्या होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1/2 का होल पावर 3, इट गिव्स 1/8, तो 1/8 भी लिख सकते हो, और 1/2 का होल पावर 2 आएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/32 लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से आएगा फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करो तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1/32, और सिंप्लीफाई करो फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 2 वैल्यू 2 होता है, और 2 इंटू 5 10 होगा, तो बच्चों 10/32 आ जाएगा, और छोटा करो 5/16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो ठीक है। तो बच्चों इस तरह से देखो हमारा जो रिजल्ट आया है 5/6 आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। यहाँ बात हो रही थी गेटिंग 3 हेड, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मान लो सेकेंड क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन था, अब क्या करोगे, तो क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से हो गया कि अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, एक सिक्के को 5 बार हम उछाल रहे हैं, पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। बच्चों अगर तुम इस फार्मूले का यूज किए बिना ही सॉल्व करोगे तो काफ़ी लेंदी होगा, अब इस फार्मूले को हम के साथ जब करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो बताओ इसमें n की वैल्यू 5 है, देखो r यहाँ 3 मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये r भी वेरी करेगा, ठीक है। और p तो जान ही रहो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है 3 हेड के लिए, एटलीस्ट 3 हेड, इट मीन दैट सिंगल कॉइन के लिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, और q क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, तो 1/2 ये भी होगा। तो देखो पी और क्यू निकालना बड़ा ही आसान होता है, इस एटलीस्ट को तुम भूल जाओ, तो बेसिकली हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी हेड आने के लिए ही प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना है, चाहे वो 3 हेड की बात हो, चाहे एग्जैक्टली 3 हेड की बात हो, या एटमोस्ट 3 हेड की बात हो, उससे मतलब नहीं है। हम बस ये देखेंगे कि जब सिंगल कॉइन थ्रो करते थे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है और हेड नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - p अर्थात 1 - 1/2, इसके लिए 1/2, ठीक है ना। तो चलो पहले हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, इसको शब्दों पर लिखते हैं 3 हेड। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, p ऑफ x, एटलीस्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से बड़ा, ठीक है। तो कहाँ तक जाओगे, x = 3, देखो हम कितनी बार सिक्के को उछाले 5 टाइम, तो इसका ये मतलब होगा कि हम 5 तक जा सकते हैं, यानी एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि सिर्फ एक बार हेड आया हो सकता है किसी 2 सिक्के में हेड आया हो, ठीक है ना, हो सकता है 5 सिक्के में हेड आया हो, तो एटलीस्ट मतलब क्या है 3 हेड से एबव जाएंगे, 3 हेड उसके आगे 3 हेड 4 हेड 5 हेड, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हो। अच्छा ये बात बताओ, जब हम कहते हैं बच्चों कि एक सिक्के को 5 उछाला जा रहा है, या ऐसे कहें 5 सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है, बात तो एक ही है। चलो पहले इसके लिए निकालते हैं, n की जगह पे 5 है, c3, अब देखो यहाँ r, अभी r की जगह 3 है, ध्यान दीजिएगा, इंटू p टू द पावर, p आपका 1/2 का होल पावर 3 इंटू q भी आपका 1/2 है, 5 - 3 2 हो जाता है, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी देखो 5c4, देखो अब यहाँ r वेरी क्या गया, 5c4 हो गया, और ये होगा p आपका 1/2 होल पावर 4, यहाँ जो होता है वही लिख देते हैं, और एक होगा 1/2 होल पावर 5 - 1। देखो जब तुम पावर पॉइंट करोगे 5 आ जाएगा, यहाँ भी देखो, याद रखना ये p होता है ये q होता है, उल्टा मत लिख देना। चलो इसके लिए देखो 5c5 इंटू 1/2 होल पावर 5 इंटू 1/2 होल पावर 5 - 5 0 हो जाता है, होल पावर 0। बच्चों अब क्या करना, अलग से सिंप्लीफाई करो, तुम देखो 5c3 की वैल्यू साइड 10 आया था, एक बार चेक कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, किसकी वैल्यू है 5c3 की, तो क्या होगा 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा 2, हाँ जी 10 आएगा, ये होगा 10 अपॉन 2 का पावर 3 2 का पावर 5 2 का पावर 5 32 हो जाएगा, तुम चेक कर लेना। बच्चों 5c4 की वैल्यू देखो 5 होता है, चेक कर लो, 5c4 की वैल्यू 5 होता है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, 5 - 1 1 होता है, 5 भी आएगा, तुम चेक कर लेना, अपॉन इसका भी वैल्यू 32 होगा। बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी 5c5 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू इसका 1/32, इसका भी 1 हो जाता है, 1/2 का होल पावर 0 1 होता है, तो 1/32 हो जाएगा। तो और सिंप्लीफाई करो तो 16/32 होगा, अर्थात इसका आंसर 1/2 होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।
तो अगर हम ये पूछते हैं कि अक्वान इज 5 टाइम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 है गेटिंग वर्ड जरूर लगाना। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम एटलीस्ट जब बच्चों एटमोस्ट लगा देते हैं तो एटमोस्ट 3 है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, और नया क्वेश्चन है एटमोस्ट 3 है, इसका ये मतलब होगा पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, ये हम कर देंगे। तो इसका ये मीनिंग है कि x की वैल्यू 3 से 0 तक जाओगे, 3 से 0 तक, ठीक है ना, 3 से 0 तक वेरी करेगा। तो ऐसे समझ लो कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकालना होगा आपको, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकालना होगा, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 निकालना होगा, और प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 निकालना होगा। बताओ, चलो फार्मूला रखते हैं। एन की जगह क्या है 5 है, आर क्या है 0, पी आपका 1/2 है होल पे पावर, आर यहाँ क्या है 0 इंटू 1/2 होल पावर 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, प्लस फार्मूला याद हो जाना चाहिए 5C1 पी आपका 1/2 होल पावर 1 इंटू 1/2 होल पावर 5 माइनस 1 4। इसके लिए सॉल्व करो 5C2 इंटू 1/2 का होल पावर 2, जो यहाँ हो तो यहाँ लिख देते हैं पावर में, और 1/2 का होल पावर 5 माइनस 2 क्या होता है जो 3 होता है। देखो ये x बराबर 0 के लिए था, ये x बराबर 1 के लिए था, x बराबर 2 के लिए था। अब x बराबर 3 के लिए देखो 5C3 इंटू 1/2 का होल पावर 3 और गुणे 1/2 का होल पावर 2। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब करोगे, अभी हम बता रहे हैं। अब बच्चों क्या करना, 5C0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1/2 का होल पावर 0 1 होती है, 1/2 का होल पावर 5 1/32 हो जाएगा। 5C1 की वैल्यू बच्चों 5 होती है, इसका चलो करके देख लेते हैं। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो 1/32 हो जाएगा, तुम देख लेना। बच्चों इसकी देखो, इसकी वैल्यू 5C1 5 आएगा, चेक करेगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/32 बन जाएगा, आप देख सकते हो। बच्चों इसकी वैल्यू देखो 5C2 की वैल्यू, 5C2 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 कट जाएगा 2 10 आएगा, आप चेक कर लेना। तो बच्चों ये 10 होगा और डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा, प्लस ठीक है 5C3 की वैल्यू जरा चेक कर लीजिए, इसकी भी देखो 10 ही होता है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है 10 आएगा। आप देख लेना, आप लोग को पता होगा कैसे सॉल्व किया जाता है, 10 हो जाएगा। और बच्चों इसको आप सब सॉल्व करते हैं तो 1/32 आता है, तो 10/32 लास्ट वाले का भी आएगा 10/32। तो देखो न्यूमरेटर में यहाँ से 1/32 है, यहाँ 5/32 10/32 10/32, सबका डिनोमिनेटर सेम है, 10 10 20 5 25 26। हाँ जी, इसका सोल्यूशन आएगा 26/32, और सिंप्लीफाई करो 2 से डिवाइड करो 13/16 आ जाएगा। यही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी होगा किसके लिए, एटमोस्ट 3 के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कुछ अलग क्वेश्चन लेकर। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, समझा देते हैं एक बार और, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3 है। तो जैसा कि अभी आपने लिखा पी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 3, तो आप इसको ऐसे लिखा आपने पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो बजाय इतना कुछ लिखने के लिए आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस, याद रखिएगा 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3। आप लेस आर इक्वल टू को जब आप एक्स ग्रेटर देन 3 में लिखोगे तो 1 माइनस लगा देना। अब देखो आप कर क्या रहे हो, जो x की जो वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल की जो संख्या है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे है डालना, तो आप सिक्के को 5 बार उछाल रहे हो, तो 5 बार जब उछालोगे तो मैक्सिमम टाइम हेड कितनी बार आएंगे, 5 टाइम्स आएंगे। यहाँ x ग्रेटर देन 3 का मतलब होगा कि 3 से ज़्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 से ज़्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी अर्थात 4 हेड भी आ सकते हैं या 5 हेड आ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली x इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करना है, प्लस x इक्वल टू 5 के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है बच्चों, चलो 1 माइनस, अब तुम देखोगे इसका भी रिजल्ट उतना ही आएगा जितना इससे पहले वाले का आया था। अब देखते हैं x इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, nc4, n आपका क्या है 5 है, तो 5c4 इंटू p आपका 1/2 है, होल टू द पावर r आपका 4 है, इंटू 2
1/2 होल पावर 5 - 4 अर्थात 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 के लिए देखिए 5c5 इंटू 1/2 होल पे पावर 5 इंटू 1/2 होल पावर 0। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लो और अच्छे से वो क्या है तो आप यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ना एटमोस्ट 3 के लिए सॉल्व कर हम लोग। तो चलो 1 माइनस बच्चों 5c4 की वैल्यू 5 आया था, याद है आपको, और इसकी वैल्यू आएगी 1/32। आप सीधे डायरेक्ट लिखो 5/32 प्लस 5c5 वैल्यू 1 होती है, 1/2 का होल पावर 5 32 1/32 इसकी वैल्यू 1, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू भी 1/32 होगा। सिंप्लीफाई करो तो 1 - 6/32, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो 32 - 6/32। बताओ 32 में से 6 माइनस करो तो क्या होगा, देख लो 26 होगा अपॉन 32, और छोटा करो 2 से डिविजिबल है ये 13/16 होगा। तो देखो बच्चों तुम ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो याद रखिएगा एटमोस्ट और एटलीस्ट के लिए कॉन्सेप्ट समझाते रहें, जैसे नोट कर लीजिएगा, बार हम यूज करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द इवेंट x ग्रेटर देन और लेस देन 1 हो, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर हम कुछ ऐसे लिखते हो तो आप इसको ऐसे लिख देना। देखो जब इक्वल टू ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो आप 1 - p या x लेस देन n लिख सकते हो। जब x लेस और इक्वल टू n होगा तो आप 1 - p x ग्रेटर देन n लिख सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग डायरेक्ट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ a man hitting a target is 1/4 if he fires 7 times, what is the probability of his hitting the target at least twice। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैन जो है किसी टारगेट को हिट करता है और टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और वो कम से कम क्या कर रहा है कि ही फायर 7 टाइम्स, 7 बार वो फायर किया, यानी हर व्यक्ति को 7 बार फायर करना है और एक व्यक्ति के द्वारा हिट करने की प्रोबेबिलिटी है टारगेट को 1/4। तो बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार वो टारगेट हिट करे, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एक्सपेरिमेंट को हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। वो क्या है सिंगल एक्सपेरिमेंट, किसी टारगेट को हिट करना, और वो कितनी बार हिट किया जा रहा है 7 टाइम। तो इसलिए इस क्वेश्चन में बच्चों n की जो वैल्यू होगी वो आपका 7 है। ठीक, p क्या होगा, p जब हम टारगेट को हिट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है p 1/4। इस जो p है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, वर्ड्स में भी तुम लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, हिटिंग अ टारगेट, ये स्मॉल p से डिनोट करते हैं हम बच्चों। और जो q होता है जो बेसिकली बताया गया था 1 - p यानी 1 - 1/4 इट गिव्स 3/4। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ टारगेट। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है बच्चों, एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब टारगेट को कम से कम 2 बार हिट करते हैं। तो हिटिंग टारगेट वर्ड्स में बने तो एटलीस्ट ट्वाइस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, एटलीस्ट का रहना तो x ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों अगर नॉर्मली इसका यूज करो तो जो तुम्हारा रैंडम वेरिएबल की जो संख्या होगी 2 से 7 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका पास जो n है वो 7 है, तो रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 7 जाएगा। तो आई थिंक आपको x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना, फिर x इक्वल टू 3 के लिए, देन लास्ट में x इक्वल टू 7, जो कि लेंथी प्रोसेस है। तो तुरंत इसको चेंज करो, दूसरे तरीके से करो। आप मैंने बताया था इससे पहले, तो आप इसको लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 - p ऑफ x लेस देन 2, ये लिख सकते हो। अब आपके लिए इससे इसको कन्वर्ट कर दोगे, इसका भी वही रिजल्ट आएगा जो इसका आता है, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको आप ऐसे करो 0 1, बस 2 के लिए नहीं करते, लेस देन 2 होता है ना, 0 1 तक जाएगा। अब देखो 1 -
x इक्वल टू 0 है, n की जगह पे 7 है, r की जगह पे 0 है, p आपका 1/4 है, होल पे पावर 0 हो जाएगा, जो r होता है इस 1/4 का p का पावर 0 हो सकता है, q आपका क्या बच्चों 3/4 है, इसका होल पावर 7 - 0 7 हो जाएगा, प्लस इसके लिए देखो 7c1 होगा बच्चों, p 1/4 का होल पावर 1 और q क्या होगा बच्चों 3/4 होल पावर 7 - 1 6 हो जाता है। बेसिकली 7c0 की वैल्यू 1 होती है और 7c1 की वैल्यू बच्चों 7 होती है, आपको पता होगा, डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्या आएगा 1 - 7c0 वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3/4 का होल पावर 7 प्लस बच्चों इसकी वैल्यू 7 होती है इंटू 1/4 इंटू 3/4 का होल पावर 6। देखो तुमको एक्सपेंड नहीं करना है, बेसिकली तुम क्या करो, इन दोनों में कुछ कॉमन है वो कॉमन लो, तो हमें साफ साफ एक कॉमन दिख रहा है 3/4 का होल पावर 6, तो क्या बचेगा यहाँ से 3/4 बचेगा बच्चों, और 3/4 का होल पावर 6 जब कॉमन लोगे तो 7/4 यहाँ से आएगा, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 10/4 होगा, तो 1 - 10/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2, तो 1 - 5/2 इंटू आप लिख देना 3/4 का होल पावर 6, तुम इतना ही लिख दोगे, इतने ही मतलब इतना सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, लेकिन आजकल मतलब बच्चों इतना भी करोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, पावर के रूप में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम एटमोस्ट वर्ड इस्तेमाल कर दे तब क्या करते, तब आपको क्या निकालना होता, तो एटमोस्ट के लिए हम बताए थे, एटमोस्ट ट्वाइस के लिए क्या होगा, ये होगा x लेस देन और इक्वल टू 2, तो जाहिर सी बात है लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्या लिखोगे तुम x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 काफ़ी लेंदी होगा, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, तो हम इसी पे ही सॉल्व कर देंगे। क्यों x ग्रेटर देन 2 पे, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 के लिए होगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7, जहाँ प्रॉब्लम कम होना है वह बढ़ जाएगा, तो आप छोड़ दो। अब लेस देन देखो x लेस देन और इक्वल टू 2 एटमोस्ट के लिए होगा ना, तो x इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक जाएगा, इससे पहले बच्चों तुम देखो हम लोगों ने 0 पे, चलो 0 1 पे निकालते हैं, निकाल के देख लेते हैं, n की वैल्यू क्या था 7 था, 7c0, p की वैल्यू क्या था बच्चों, हिटिंग द टारगेट 1/4 था, p टू द पावर 0 इंटू q क्या था 3/4 था, होल पावर 7 हो जाएगा, प्लस इसके लिए देखो 7c4 इंटू 1/4 टू द होल पावर 1 इंटू 3/4 टू द होल पावर 7 - 1 6 हो जाता है, प्लस अब बच्चों 7c2 फिर क्या हो 1/4 टू होल पावर 2 इंटू 3/4 होल टू द पावर 7 - 2 बच्चों क्या होता है 5 होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, अब करना है क्या आपको, आप सिंप्लीफाई करोगे प्रत्येक टर्म को, और जो कॉमन है कॉमन ले लो, और पावर के रूप में ही आप आंसर दे सकते हो, तो आई होप आप कर लोगे, करके देख लेते हैं। 7c0 वैल्यू 1 होती है, 1/4 का होल पावर 0 भी 1 होती है, यहाँ सिंपली आएगा 3/4 का होल पावर 7, ऐसे बच्चों 7c1 की वैल्यू 7 होती है इंटू 1/4 और इंटू 3/4 का होल पावर 6, और यहाँ से बच्चों 7c2 चेक कर लो, फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, क्या हुआ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 कैंसिल 2 21 आ जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये 21 हो जाएगा, अपान इंटू 1/4 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, और 3/4 का होल पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, सब में देखो तो ध्यान से 3/4 होल टू द पावर 5 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 5 है, तो आप कॉमन ले लो पहले, चलो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो आप कॉमन ले लो, 3/4 टू द होल पावर क्या है कॉमन बेटा 5 है, 5 है ना, हाँ जी 5 कॉमन है। चलो क्या क्या बचेगा देखो, यहाँ से 3/4 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ से बच्चों 3/4 का होल पावर 5 कॉमन लेंगे तो 3/4 इंटू 1/4 इंटू 7, ऐसे देखो 7 इंटू 1/4 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर आएगा ना, चेक कर लेना, देख लो। एक्चुअली हम लोग क्या कॉमन लिए हैं
3/4 होल टू द पावर 5, तो यहाँ से बचेगा 3/4 होल टू द पावर 2 प्लस, और यहाँ हम जब कॉमन लेंगे 3 पावर होल टू 5 तो एक पावर रहेगा, सॉरी यहाँ 2 नहीं रहेगा, एक पावर रहेगा। अच्छा जी, यहाँ से देखो 21 इंटू 3/4 टू द पावर 5 बाहर निकल गया, तो 21 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। चलिए चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, 3/4 होल टू द पावर 5 ये 9/36 हो जाएगा, प्लस ये 21/16 हो जाएगा, प्लस ये 21/16 हो जाएगा। ठीक बच्चों, एक बार देख लीजिएगा, तो और सिंप्लीफाई कर लो आप। देखो 3/4 होल टू द पावर 5, 3 से डिविजल है तो 3/12 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। इसको काटोगे नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, देख लो आप जी। तो 42/16 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका एसएम 16 होगा, 4 + 42 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया आपका 3/4 टू द रेज़ पावर 5 इंटू 46/16। तो आपका आएगा 23/4 इंटू 3/4 टू द होल पावर 5। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, या आप इसको आंसर कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, इफ x is the number of head observed, find the probability distribution of x। तो बच्चों इस तरह से, इस टाइप के जो क्वेश्चन से इससे पहले चैप्टर में लगाया गया था नॉर्मल मेथड से, अब हम इसको ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से लगाएंगे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिक्के को हम 5 बार थ्रो कर रहे हैं, तो ये समझो 5 सिक्के को हम एक बार थ्रो करेंगे। तो जब एक सिक्के को 5 बार थ्रो करोगे तो जो आउटकम्स आएंगे वो क्या होंगे कि 5 टाइम्स पेयर ग्रुप में आएंगे। मतलब 5, जैसे मान लो आपने एक बार टॉस किया तो हेड आया, दोबारा टॉस किया तो टेल आया, तीसरी बार टॉस किया तो टेल आया, चौथी बार टॉस किया तो हेड आया, 5 बार टॉस किया तो टेल आ गया। ये आपका आउटकम्स होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही आएगा, डिफरेंट आ सकते हैं। कुल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, अब जरा सोचा जाए तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इट मीन्स दैट इसको हम लगाएंगे कैसे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से। तो कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो n की वैल्यू 5 है और x हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है जो डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड। तो पहली बात फॉर सिंगल, पहले p और q निकालो। देखो p और q बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा सिंगल एक्सपेरिमेंट के लिए निकालते हैं। ये बात मैं याद दिला दूँ कि जो p और q हमेशा सिंगल एक्सपेरिमेंट निकालते हैं, क्योंकि देखो यहाँ एक ही कॉइन है, उसको 5 बार उछालना है। तो जब p और q निकालते हैं तो सिर्फ एक कॉइन के बारे में सोचेंगे कि एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा किसके निकाला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ये हाँ, और x क्या है, नंबर ऑफ हेड है, अर्थात हम एक सिक्के में ये देखेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो फॉर अ सिंगल कॉइन, पहले इसी को लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा, 1/2 होगा। इसी को बच्चों हम लोग p से डिनोट करते हैं, और तब q क्या हो जाता है, 1 - p हो जाता है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड 1 - 1/2, ये भी 1/2 ही आएगा। सो लेट x बी द रैंडम वेरिएबल या x बी द नंबर ऑफ हेड, x बी द नंबर ऑफ हेड, हेड की संख्या है। ये बताओ, तो जब आप 5 सिक्के को उछालोगे एक साथ, देखो बच्चों दो चीजें मैं बोलता हूँ, एक सिक्के को 5 बार उछालना हो या 5 सिक्के को एक बार उछालो, बात तो एक ही है ना। ऐसे सोचो, जब 5 सिक्के को मैं उछालूंगा, ये बताओ हो सकता है किसी भी सिक्के में हेड ना आए, हो सकता है किसी एक सिक्के में हेड आए, या हो सकता है किसी 2 सिक्के में हेड आ जाए, हो सकता है किसी 3 सिक्के में हेड आ जाए, हो सकता है किसी 4 सिक्के में हेड आ जाए, या हो सकता है 5 सिक्के में हेड आ जाए। तो इसका रैंडम वेरिएबल क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5। तो बच्चों पहले हम p या x = 0 सॉल्व करेंगे। तो बताओ n हमारे लिए यहाँ क्या है, 5 है, 5c0 इंटू p टू द पावर r। बच्चों हमारे लिए p क्या है, 1/2 है, और r हमारा 0 है, इंटू q भी हमारे लिए 1/2 है, और
n माइनस आर, 5 माइनस 0 5 होगा। तो चाहो तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5c0 की वैल्यू 1 होगी, 1/2 होल पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1/2 होल टू पावर 5 1/32 होगा, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1/32, तो इसकी वैल्यू होगी 1/32। तो इस तरह से बच्चों हमने निकाला P या x=0। ये P या x=1 क्या डिनोट करेगा कि एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब आपने सिक्के को उछाला, 5 सिक्के को एक बार उछाला, चाहे एक सिक्के को 5 बार उछाला, तो एक ही बार जो है हेड आया, बाकी 4 जगह टेल आया होगा, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हो जाएगा 5c1 इंटू 1/2 का होल पावर 1 इंटू 1/2 होल पावर 5 माइनस 1 4 हो जाता है। बच्चों मैं बार बार बताता हूँ, ये P है, P टू द पावर R है, ये Q है, Q टू द पावर n माइनस R है। जरा 5c1 की वैल्यू देखो एक चीज बता दूँ, nc1 की वैल्यू n होती है, वैसे ही 5c1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, चेक कर लो गलत है ऐसा ही है। फैक्टोरियल 5/1 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 5 आएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू, बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट जब लोगे तो 1/32 होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5/32, ठीक है। ऐसे ही हम P ऑफ x=2 के लिए सॉल्व करेंगे, फर्दर P या x=3 के लिए सॉल्व करेंगे। कहाँ तक पहुँचना है, x=5 तक जाना, 0 to 5, ठीक है। तो देखते हैं P ऑफ x=2, तो देखो क्या होगा, n हमारे लिए 5 है, तो 5c2 P हमारे लिए 1/2 है, होल पावर 2 इंटू Q 1/2 है, होल पावर 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ये तो 1/32 होगा, 5c2 का अलग से समझ लो, फैक्टोरियल 5/2 इंटू फैक्टोरियल 3, या 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 होता है, ये 10 आ जाएगा। तो बच्चों ये होगा 10/32 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/32 है, तो 10/32। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, ये 5/16 हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ही आसान है, यहाँ पे P और Q सेम हो गया, इसलिए कैलकुलेशन इजी हो गया। अब हम निकालते हैं P या x=3 के लिए बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे P क्या है, सॉरी n क्या है 5, R आपका 3 है, 1/2 होल पे पावर 3 हो जाएगा इंटू 1/2 होल पे पावर 2 हो जाएगा। 5c3 को अलग समझ लो, शायद ये भी 10 ही आएगा, जी हाँ 10 आएगा। अब देख लेना, तो ये भी बच्चों 10/32 हो जाएगा, जिसको हम 5/16 कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, P या x=4, ये होगा 5c4 इंटू 1/2 होल पावर 4 इंटू 1/2 होल पावर 5 माइनस 4 1 होता है। बच्चों फैक्टोरियल 5c4 देखो क्या होता है, ये चेक कर लो, फैक्टोरियल 5/4 इंटू फैक्टोरियल 5 आता है, तो ये हो जाएगा 5/32 हो जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। अब 5c5 के लिए सॉल्व कर लो, चलिए P या x=5 के लिए सॉल्व कर लो, तो 5c5 इंटू P 1/2 होल टू द पावर 5 इंटू 1/2 होल पे पावर 0। तो देखो 5c5 की वैल्यू 1 होती है, 1/2 होल पावर 5 वैल्यू 1/32, इसकी वैल्यू 1, ओवरऑल इसका आंसर 1/32 आ जाएगा। तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब लिख सकते हो, सबकी वैल्यू पता चल गई है, लिख के देख लो। इसका यूज कर, इससे पहले जो आपने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं बच्चों, आप इस मेथड से लगाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो x और P ऑफ x, 0 के लिए क्या आया था 1/32, 1 के लिए बच्चों 5/32, 2 के लिए क्या आया था 5/16, 3 के लिए क्या आया था, वो भी आया था 5/16 आया था, दोनों सेम से मार थे। 4 के लिए बच्चों 5/32, और 5 के लिए क्या है बच्चों 1/32। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, इसी के लिए सॉल्व कर रहे थे हम लोग, ठीक है।
तो बच्चों आई होप आप समझ रहे होंगे, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब एक काम करिएगा, इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने लगाया था बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसी क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा कि फार्मूले से लगाने के लिए, ठीक है ना। तो इस एग्ज़ाम में आप इसी मेथड को ही अप्लाई करोगे, ये आपके लिए थोड़ा आसान होता है, सिंपली फार्मूला यूज़ करना है, कैलकुलेट करना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।